Good morning, viewers. And today it's absolute delight and honor to have with us a very senior onco physician, medical oncologist, Dr. Tejinder Singh, sir, who has given us some time so that we could talk in detail about breast cancer and the options available in the chemotherapy on breast. बट हम सर ये सारी बातें डिटेल में बात करें उसके पहले आई वांटेड यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स. Hello everyone, my name is Dr. Tejinder Singh. I am a senior medical oncologist practicing in Navi Mumbai. I am also attached to medical college in Navi Mumbai. I did my training of my basic undergraduate training from a college named Tanjavur Medical College, which is there in Tamil Nadu. Okay. Then I did my MD medicine from Nair Hospital, which is there in Mumbai. Later on, I worked in Tata Hospital for a few months. And also then I did my DM Medical Oncology from Kidwai Institute of Medical Oncology in Bangalore. Okay. So I have a vast experience in this field for almost more than 20 years. I've done a lot of publications. I was attached, basically initially interested in bone marrow transplants, was part of the thing. In the recent past, in the last 5-6 years, I've stopped looking into the hematology part. Keen interest in certain cancers, especially the breast cancer, lung cancer, and gastrointestinal cancer. And right now I am a DNP teacher. I have 2 students with me, which are coming every year, and also part of the DNP examiner also. Wow. Where I go to multiple places. So it's such an honor because you are such a senior teacher as well as such a senior medical oncologist. सर हमें आज का हमारा पूरा टॉक जो था फोकस किया है हमने ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, तो हमें ये कीमो की ज़रूरत क्यों पड़ती है सर? ऐसा क्यों होता है कि कैंसर में हम सिर्फ वो पार्ट निकाल देते हैं तो ट्रीटमेंट ख़त्म क्यों नहीं हो जाता? सो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जहाँ हम कैंसर की फील्ड की बात करते हैं वहाँ 3-4 लोगों का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है. एक होते हैं जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, एक रेडिएशन के डॉक्टर होते हैं और एक होता है रिहैबिलिटेशन. सो ब्रेस्ट कैंसर का एक है कि उसमें जब भी आप इलाज करते हो तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. किसी को सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, किसी को रेडिएशन मेडिकल मतलब कीमोथेरेपी और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, किसी को सिर्फ कीमो की ही ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशन का ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये डिसीजन जो रहता है वो हर किसी पेशेंट के ट्यूमर के साइज़ के ऊपर, नोड्स क्या है, पेट स्कैन क्या आपको देता है, उसके ऊपर डिसाइड होता है. तो एक इंसान का ट्रीटमेंट दूसरे इंसान के ट्रीटमेंट के जैसा नहीं रहेगा. ओके. दोनों के ट्रीटमेंट में एक अलग फ़र्क होता है. हाँ, कीमो देना है कि नहीं देना, कि गोलियां देनी है, सिर्फ गोली पे काम कर सकते हैं. हमारे बहुत सारे पेशेंट जिनको हम कीमो नहीं देते, सिर्फ गोली देते हैं. ओके. सर्जरी सबको जरूरत नहीं पड़ती, किसी को जरूरत पड़ती है. रेडिएशन भी एक ऐसा चीज़ है जहाँ हर किसी को रेडिएशन का जरूरत नहीं पड़ता. तो जैसा मैं समझ रही हूँ कि एकदम टेलर मेड होता है. हाँ. कि आपका क्या कंडीशन है, आपकी क्या रिपोर्ट है और उसके हिसाब से आपको जी. सर ये नॉर्मली जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ये किन ऑर्गन्स में फैल सकता है, मतलब इसका स्प्रेड किधर रहता है? सो एक क्वेश्चन जो आपने इससे पहले पूछा उसका मैं जवाब दे दूं कि जब एक ऑर्गन में ब्रेस्ट में गांठ रहती है, आप उसको सर्जरी कर देते हो तो आगे हम ये दूसरा इलाज क्यों करते हैं? करेक्ट. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर की फील्ड में कि उसी टाइम इलाज करना एक फोकस नहीं रहता. आपका फोकस रहता है कि आप वापस आने के डर को कम करो. ओके. तो जैसे मैं एक किसी का बोलता हूँ कि जैसे तीसरा स्टेज का बीमारी है, अगर हम सिर्फ ऑपरेशन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो 90% चांस है कि आपका बीमारी वापस आ सकता है. अच्छा. जब उसमें कीमोथेरेपी भी लगता है, रेडिएशन भी लगता है, और ये सब चीज़ें एक दिन में डेवलप नहीं हुई, ये पिछले 50-60 साल के एक्सपीरियंस के साथ डेवलप हुई है. कि जब ये चीज़ आती हैं तो जब हम कीमो भी ऐड करते हैं, रेडिएशन भी ऐड करते हैं, तो पूरा ठीक होने की गारंटी 90% हो जाती है. यानी कि आप एक रिलैप्स वापस आने के डर को कम करते, इसलिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन देते हो. ओके. सर अगर कोई पेशेंट है जिनको कोई लंप डिटेक्ट हुआ है और उन्होंने बायोप्सी किया और बायोप्सी में कुछ मेलिग्नेंसी जैसा आया, तो नॉर्मली ये पेशेंट्स जो है वो पहली बार तो सर्जन के पास ही जाते होंगे जहाँ पे उनका बायोप्सी होता होगा. तो अब वो नॉर्मली तो एक रूटीन फॉलोअप या फ्लो ऑफ चार्ट ऐसा रहता है कि पेशेंट मेरे पास आया, मैं सर्जन था, मेलिग्नेंसी आई, मैंने ऑन्को सर्जन के पास रेफ़र कर दिया. तो इसमें क्या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को पेशेंट पहले भी मिल सकता है क्या, बिफोर सीइंग द सर्जन? क्या उससे कुछ उसके
मतलब डिजीज़ को बेटर ट्रीट करने में कोई मदद मिलेगी क्या? सो क्या होता है कि जो आपका एक क्वेश्चन पहला जो था कि मतलब जब डायग्नोसिस कैसे होता है जी सो आज का ज़माना ऐसा है कि सिटी में बहुत सारे लोगों का मैमोग्राफी होता है। जी काफ़ी बार ये मैमोग्राफी में रूटीन मैमोग्राफी में पिकअप होता है। जैसे कल मैंने एक कैंप कराया था जिसमें 30 लेडीज़ का मैमोग्राफी हुआ था, जिसमें एक को गांठ थी। तो ये जरूरी नहीं कि वो सर्जन के पास ही जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में जो बायोप्सी होती है वो आपको सर्जन नहीं करते, बहुत सारे सोनोग्राफी सेंटर वाले लोग ही करते हैं। अच्छा सिटी में जी सिटी के अंदर जी सिटी के बाहर भी अभी आप बड़े शहर से छोटे शहर में जाओगे यही चीज़ चल रही है। तो बायोप्सी एक तरह से आपका डायग्नोसिस है, बायोप्सी सबको लगती है, बिना बायोप्सी के आपका ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके दूसरा होता है कि जो भी ट्रीटमेंट होता है सारे डिसीजंस होते हैं वो एक टीम वर्क की तरफ पे काम होता है। मतलब इसमें आप अकेला डिसीजन नहीं लेते, मोस्टली सारे लोग मिल बैठ के किसी न किसी पेशेंट के बारे में उनका क्या इलाज करना है उसमें डिसाइड करते हैं। तो एक आदमी इसमें डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करना है। सो बेशक एक के पास गया होगा, किसी ने सर्जन ने देखा होगा, सर्जरी रेकमेंड करना नहीं करना, आज के टाइम में एक प्रोटोकॉल पूरा फिक्स्ड है इसमें। अच्छा। हर चीज ट्यूमर बोर्ड डिसीजन के ऊपर होती है। दूसरा सवाल आपका था जो कि बीमारी कहाँ कहाँ फैल सकती है। याद रखिए कैंसर एक बीमारी है जो आपके खुद के सेल से आती है, वो बाहर से नहीं आती, कोई दूसरा आपको इन्फेक्शन नहीं देता, ये कोई कंटेजियस नहीं है, कोविड नहीं है जो फैलती है, ये आपके खुद के सेल से आती है। इसका मतलब आपका खुद का सेल ही कैंसर बनता है। तो उसके भी कारण होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में दो जीन्स होते हैं, एक होता है जो ट्यूमर बढ़ाता है, एक होता है जो ट्यूमर को कम करता है। तो कोई फैक्टर जो ट्यूमर को बढ़ाएगा उसकी वजह से कैंसर का सेल बढ़ने लगता है, और क्योंकि सेल है तो ये किसी भी ऑर्गन में जा सकता है। तो एक नॉर्मल फंड है कि कैंसर सेल, कोई भी कैंसर शरीर के किसी भी ऑर्गन में फैल सकता है एक्सेप्ट डेड ऑर्गन, जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे हेयर्स हो गए या टीथ हो गया। इसके अलावा वो ब्रेन में भी जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, लिवर, कॉमन एरिया जो होता है बोन्स, लिवर और लंग रहता है। जी सर, अगर कोई पेशेंट को आप लोग का फाइनल ट्यूमर बोर्ड, जैसे आपने कहा कि आप हर केस को एक टेलर मेड या कस्टमाइज करते हैं कि वो पर्सन को क्या होगा, और डिसीजन होता है कि अब इस पर्सन को कीमो शुरू करना है, हमको सर्जरी। तो सर एक और भी पूछना था क्वेश्चन कि क्या कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के पहले भी कीमो दिया जाता है? सो कीमो के 2-3 रूप हैं। पहला रूप है कि आप कभी भी किसी बीमारी का इलाज करते हो तो उसको आप बोलते हो कि शुरू का स्टेज है। दूसरा बोलते हैं उसको हम लोकली एडवांस। लोकली एडवांस मतलब ऑर्गन में है, ब्रेस्ट में है, लेकिन आजू मतलब ब्रेस्ट में गांठ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है जी। और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं मेटास्टेटिक, इसका मतलब होता है फैला हुआ है। सो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर एंड मेटास्टेटिक डिजीज में डिफाइन करते हैं। सो जो शुरू का बीमारी होती है अर्ली स्टेज, उसमें बहुत टाइम आपको शुरू में कीमो देना नहीं पड़ता, बट कीमो को हम वर्ड देते हैं न्यू एडजुवेंट, एडजुवेंट और पैलेटिव। न्यू एडजुवेंट का मतलब होता है कि आपके ऑपरेशन के पहले कीमो इसलिए दिया जा रहा है कि गांठ को कम किया जाए, जिससे कि सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे आए, पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत ना पड़े। और कुछ बीमारियां होती हैं जहां हम मार्कर बोलते हैं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो पहले कीमो लगाना अक्लमंदी रहता है। और कुछ होता है जो बाद में कीमो दिया जाता है, इसको एडजुवेंट बोलते हैं। और जहाँ मेटास्टेटिक होता है वहाँ फिर कीमो एक तरीका आता है, उसको बोलते हैं पैलेटिव, जो काफ़ी दिन तक चलता है। अच्छा, तो सर अगर कोई पहला इस तीनों फेज़ में, जैसा आपने कहा कि न्यू एडजुवेंट या पैलिएटिव काइंड ऑफ कीमोथेरेपी है, तो मुझे ये जानना था कि अगर कोई पर्सन आपके पास पहली बार आता है कंसल्टिंग के लिए और आपने डिसाइड किया है कि उसको कीमो स्टार्ट करना है, तो आपका पहला काउंसलिंग पेशेंट के साथ कैसा रहता है? सो देखिए क्या होता है कि कोई भी कैंसर किसी भी फैमिली में जब आती है तो एक पेशेंट और साथ साथ में फैमिली के लिए बहुत डिस्टर्बिंग फैक्टर बनता है। तो नेचुरली ऐसा तो नहीं कि उसको पहले से हर चीज़ की जान पहचान होती है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कैंसर रहता है, हर किसी का इलाज रहता है। और अच्छी बात एक और है कि ये नहीं कि एक 80 साल को कैंसर हो गया तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आज मैं लोगों को आपको दिखाऊंगा जो 80 साल में उनको कीमो की जरूरत नहीं पड़ रहा, सिर्फ गोली पे रख सकते हैं। तो चिंताएं पेशेंट के अंदर दो चीज़ों के लिए रूप में आती हैं। एक पहला चिंता रहती है कि इलाज के साइड इफेक्ट और एक बीमारी का प्रॉब्लम। ये दो साइड इफेक्ट एक अलग अलग तरीके से होता है। तो
काउंसलिंग का एक सबसे अच्छा चीज़ है कि आज के टाइम में हमारे पास काउंसलिंग करने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो काउंसलिंग करते हैं, और अपने देश में सबसे ज़्यादा काउंसलिंग डॉक्टर्स लोग ही करते हैं जी। तो ये जो काउंसलिंग का पहला है कि जब बीमारी के बारे में जब पेशेंट को बताया जाता है तो बहुत लोग समझदार होते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ इलाज होगा और हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा। साइड इफेक्ट से लोग ज़्यादा डरते हैं जी। क्योंकि जब कीमो का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि बाल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, हमको उल्टी आएगा, हमको ये हो जाएगा, हमको तकलीफ हो जाएगी, हमको रिपीटेड एडमिशन लगेगा, इन्फेक्शन लगेगा। क्योंकि लोग कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं जब ये सोचते हैं कि घर में कीमो चालू हुआ था इसका मतलब ये है कि आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, आपको किसी के साथ खाना नहीं खाना है, किसी के साथ टॉयलेट नहीं यूज़ करना, सेम बाथरूम नहीं यूज़ कर सकते। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं सबको यही बोलता हूँ, ये छूत छात की बीमारी नहीं है, कोविड नहीं है, जहाँ आपको अलग रहना है, आपको अपना नॉर्मल दिनचर्या जो है वो करते रहना है, कुछ भी बंद नहीं करना, खाने पीने में कोई परहेज नहीं रहता है। सिर्फ हम इतना बोलते हैं कि हाइजीन का, क्लीनिनेस का ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। तो मतलब अगर अच्छी काउंसलिंग सेशन हो जाए तो जी। बहुत सारे पेशेंट समझ जाएंगे कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। एक काउंसलिंग का एक और अच्छा बात है कि हम लोग के पास एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप रहता है जी। तो जिसमें कुछ कुछ जो पेशेंट जिनका इलाज हो चुका है, जो बाहर आ चुके हैं, वो लोग एक अपना कंबाइंड सेशन करते हैं। और मेरा तो मोस्टली हमारे पास कुछ काउंसलर्स हैं जो खुद पहले पेशेंट रह चुके हैं, तो हम उनसे बातचीत करवा देते हैं उनका, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। आई थिंक वो बड़ा रियश्योरिंग रहता होगा लोगों को हाँ, मिलना कि जो सर्वाइव किया एंड दे आर लिविंग नियरली नॉर्मल लाइफ अभी। तो ये जो सपोर्ट ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप सब जगह है, स्पेशली ऑन्कोलॉजी फील्ड में सपोर्ट ग्रुप का बहुत फायदा है कि जिन्होंने खुद का एक्सपीरियंस किया वो अपना मैसेज दूसरे को पास। छोटी छोटी चीज़ें जैसे एसिडिटी कम करनी तो लोग जीरा का पानी पीते हैं, या उनको थोड़ा सा क्लीनिनेस चाहिए तो ये तो पहले चलो हैंड सैनिटाइजर अभी आए, पहले तो लोग क्या करते थे, विनेगर लेते थे उसमें हाथ में डिप करते थे तो हाथ के इन्फेक्शन कम हो जाते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पेशेंट एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। सर नॉर्मली क्या कुछ ऐसे भी कपल्स हो, मतलब कपल नहीं बट ऐसे भी पेशेंट या रिलेटिव्स होते हैं जो कीमो रिफ्यूज़ कर देते हैं? सो 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे काउंसलिंग में हम लोग बात कर रहे थे, एक डर और रहता है लेडीज़ को कि क्या ये फैमिलियल तो नहीं है। फैमिलियल का मतलब होता है कि मेरे बाद मेरी लड़की को या मेरे बच्चों को तो नहीं होगा। तो ये जस्ट मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर बीमारियों में सिर्फ 10% केसेस में ही ऐसा होता है जहाँ फैमिली का एसोसिएशन होता है। ओके। जिसको हम लोग बोलते हैं BRCA जीन्स, अबनॉर्मल जीन्स, बाकियों में नहीं रहता। यानी कि 90% चांस में किसी को भी बीमारी हो सकती है, इसका फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। ओके। दूसरा आपने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या हम बिना कीमो के, बिना इलाज के, रेडिएशन सर्जरी के इलाज होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं हार्मोन्स। ओके। हम लोग का होता है कि इस बीमारी में जब भी हम बायोप्सी करते हैं एक टुकड़ा हम भेजते हैं हार्मोन टेस्टिंग के लिए, कि जिसको हार्मोन पॉजिटिव आता है ट्यूमर के ऊपर, उसको आप एंटी हार्मोन की गोलियां दे सकते हैं। आपको उसको इंजेक्शन देने का जरूरत ही नहीं है, वो आते हैं, गोली लेते हैं, हर 6-6 महीने में आपको दिखाने आते हैं। अच्छा। तो काफ़ी सारी, स्पेशली जहाँ एज एक प्रॉब्लम है, जहाँ एज के हिसाब से आप दे नहीं पाते, वहाँ गोलियां काम आती हैं। आज के टाइम में ऐसा है कि 4था स्टेज का बीमारी भी होता है, लगभग 25% पेशेंट को 4थे स्टेज में भी आपको कीमो का इंजेक्शन देने का जरूरत नहीं है, गोली पे मैनेज कर सकते हैं। सर आजकल तो बहुत सारा एडवांसमेंट भी आ गया है ना, तो हम कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट के बारे में जो एक जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहती थी कि आप हाईलाइट करें। आजकल अभी एक चीज़ आई है, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज मतलब जैसे आप बोलते हैं ना टेलर मेड ट्रीटमेंट। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि हर किसी का गांठ आपके शरीर के ही सेल से बना होता है, इसका मतलब आपका ट्यूमर दूसरे के ट्यूमर से अलग रहता है। अभी ऐसा टाइम आ गया जिसमें आप टुकड़ा निकालते हो, उसका कुछ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि उसका जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, और वो जेनेटिक टेस्टिंग पे आपको एक चीज़ समझ आती है कि कौन सा दवाई इफेक्ट करेगी। ये ब्लड कल्चर जैसा हो गया, जिसमें आपका कल्चर आता है और कल्चर के ऊपर आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बोलते हैं। सो लकीली हमारे फील्ड में, जो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की फील्ड में, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो कैंसर है आज के टाइम में ब्रेस्ट कैंसर है। इतना बड़ा वॉल्यूम है उसका कि वो मेल कैंसर से भी काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट आता है। तो उसमें जब आप एक टुकड़ा निकालते हो, उसका जेनेटिक टेस्ट करते हो, तो आपके पास, जैसे मैंने हार्मोन की गोलियां बोली,
फिर कुछ लोगों को एक अबनॉर्मल जीन्स होता है BRCA1 और 2, ये जो पास ऑन होता है फैमिली में, उसके लिए गोलियां आती हैं। अच्छा। तीसरा है कि जिनका हार्मोन पॉजिटिव आता है, एक नई गोली चालू की है जिसको बोलते हैं CTK4/6। एक टाइम था वो 60-70 हज़ार पर महीने का, हर महीने का खर्चा होता था। आजकल के टाइम में वो इसी महीने मतलब 1 जनवरी से लॉन्च हो रही है, हार्डली 4-5 हज़ार का महीने का। और जो हार्मोन की गोलियां वो तो 100-150 रुपये महीने का खर्चा है। अच्छा। सो खर्चे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो गोलियों का ऑप्शन बहुत इजी है, ज़्यादा महंगा नहीं है और ऑप्शन बहुत सारे हैं ब्रेस्ट कैंसर में। तो लेटेस्ट एडवांसमेंट 2 चीज़ों में हुआ है। पहला हुआ है कि हमारे पास गोलियों के ऑप्शंस बढ़ गए, हम हर किसी को पर्सनलाइज एक अलग तौर पे देखते हैं। तीसरा है इम्यूनोथेरेपी करके एक इंजेक्शन आता है जो सबके लिए ज़रूरत नहीं होती, बट एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, उसमें इलाज होता है। उसका फ़ायदा एक है कि जब वो इलाज करते हैं उसके साइड इफेक्ट नहीं रहते। अच्छा। साइड इफेक्ट का मतलब कि जैसे बाल नहीं जाना, उल्टी नहीं आना, कमजोरी नहीं आना, खून के अंदर सफ़ेद सेल कम नहीं होने, और वो बिना कोई साइड इफेक्ट के एक बहुत अच्छा इफेक्ट करता है और आज के टाइम में फर्स्ट लाइन थेरेपी है। सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हटके है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप हमें बताएं कि अगर कोई पर्सन जो कीमोथेरेपी पे है तो उनके डाइट में आप कुछ स्पेशल एडवाइस करते हैं क्या? जी, सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक टाइम में एक वर्ड होता था न्यूट्रोपेनिक डाइट। तो आप इंटरनेट सर्च करोगे उसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं कि क्या खाने से कैंसर नहीं होता, और अगर किसी को कैंसर हो गया और उसका कीमोथेरेपी चल रहा है तो क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा। सच देखिए तो ये ज़माना अभी चेंज हो गया है। अभी आज के टाइम में जो मेरा एक पर्सनल एडवाइस रहता है सब पेशेंट के लिए, आप सब खाइए, जो रॉ चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा साफ करके क्लीन वे में खाइए। कोविड ने हमको एक चीज़ सिखा दी है, हाइजीन कैसे इम्पोर्टेंट है। हाथ साफ करना, मास्क लगाना। ऐसा नहीं कि आप बाहर नहीं जा सकते, मास्क लगा के बाहर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंड वॉश करिए, अगर आप हैंड सैनिटाइजर नहीं यूज़ करना चाहते हैंड वॉश करिए। खाने में कुछ भी परहेज नहीं है, पर नॉर्मली क्योंकि उस टाइम में स्ट्रेस काफ़ी रहता है तो ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, क्लीन चीज़ें आपको, अगर इंडिया में या कहीं भी हाइजीन मैटर करता है। आप कच्चा भी खाना है तो अच्छी तरह क्लीन करके खाइए। ऐसा पहले था कि हर चीज़ बॉयल्ड खाने की बात होती थी, बट अभी डे बाय डे जिस तरीके से हम लोगों का हाइजीन अच्छा इंप्रूव हुआ है, आई थिंक वो शायद चीज़ों पे इन्फेक्शन, उतने रेस्ट्रिक्शंस अब नहीं रह गए हैं। और कोई चीज़ सर जो एक्स्ट्रा हम ऐड करें अगर कोई पर्सन कीमोथेरेपी? सो क्या होता है कि एक और चीज़ होती है, शुगर का कंपोनेंट थोड़ा आपके डाइट में कम होना चाहिए। मीठा कम खाना चाहिए, हैवी शुगर नहीं लेना चाहिए। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो बोलते हैं हम लोग मोस्टली विटामिन डी का सप्लीमेंट, कैल्शियम का, थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन्स भी ऐड करते हैं, बट सप्लीमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल सप्लीमेंट लेना, खाना, एक पौष्टिक डाइट जो होता है, प्रोटीन रिच डाइट, वो मैटर करती है। सर अगर किसी को कीमोथेरेपी पे आप स्टार्ट करते हैं तो ये नॉर्मली कीमोथेरेपी का कितना समय तक ये ट्रीटमेंट चलता है अंदाज से ब्रेस्ट कैंसर्स में? सो 2-3 चीज़ें हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आप टाइप ऑफ कीमोथेरेपी कौन सा बोल रहे हैं। एक होता है एडजुवेंट कीमोथेरेपी, जिसमें आपका इलाज सिर्फ 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। किसी को थोड़ा एक्सटेंडेड कीमो चलते हैं तो एक साल भी तक खींच सकते हैं। अच्छा। बट हमारा इस ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में कीमो के अलावा 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। एक है टारगेटेड इंजेक्शन, एक है आपका इम्यूनोथेरेपी, एक है आपका कीमोथेरेपी, और कुछ गोलियां हैं जिसको बोलते हैं एंटी हार्मोन थेरेपी। करेक्ट। सो एंटी हार्मोन थेरेपी के साथ में एक नया एडवांसमेंट आया है CDK4/6 करके, वो भी गोलियां हैं। टारगेटेड थेरेपी काफ़ी बार लंबा भी चल सकता है। नॉर्मल ड्यूरेशन अगर शुरू का बीमारी है, शुरू का स्टेज है तो 1 साल का रहता है इंजेक्शन। अगर वो मेटास्टेटिक है जहाँ बीमारी जड़ से ठीक नहीं होने वाला है तो उसमें आप 2 साल 3 साल भी चल सकते हैं। वो सब डिपेंड करता है आपके रेगुलर फॉलोअप के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। बट ऑन एन एवरेज जो कीमोथेरेपी चलता है, जिनका शुरू का स्टेज होता है, वो 3 महीने से 6 महीने के बीच में वेरी करता है। सर आपका तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं, तो अगर एक बार किसी का कीमोथेरेपी अच्छी तरह से उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर फॉलोअप किया है और सब कुछ, तो बाद में पोस्ट कीमोथेरेपी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पूछी। देखिए क्या होता है कि हमारे जो डर जो रहता है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि ये हुआ तो हमारी लाइफ खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ लोग दिखाएंगे जिनका बच्चे नहीं थे, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, फिर कीमो दिया, कीमो देने के बाद बच्चे भी हुए हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं कि बाद में बच्चे नहीं होते। वाह। फिर दूसरी बात होती है लोगों की शादियाँ भी हुई हैं।
अच्छा। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी की शादी भी अटेंड की थी, जो उसको 5 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अभी शादी भी हुई। अच्छा। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर, और दूसरा हमारे होता है कि हम कैसे अपने आप को लाइफ को बैक टू नॉर्मल करते हैं। करेक्ट। सो कैंसर एक ऐसा फील्ड है जहाँ ऐसा नहीं कि आपको इलाज किया तो आपको घर में बैठना ही है जी। या आपको पूरा दिन घर बैठ के खाना ही खाना है, आराम करना है। आपको इलाज के दौरान भी अपने आप को फिट रखना है, आपको इलाज के बाद भी अपने आप को फिट रखना है। ये जो सेल्फ चीज़ होती है वो मैटर करती है। जिस दिन आपने लाइफ में सोचा कि मैं रिटायर हो गया, तो आप रिटायर जैसे जिंदगी जियोगे। राइट। सेम फील्ड इसमें, अगर आपने सोचा कि मैं बीमार हूं तो आप बीमार जैसे हो। सो क्वालिटी इफेक्ट इतनी नहीं होती, क्योंकि डे बाय डे दवाइयाँ आजकल इतनी अच्छी आ गई, इसमें उल्टी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। और हम जिसको बोलते हैं कि जो काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि सर हमको तो ये बोला था, हमको बोला था, हमको कुछ हुआ ही नहीं। तो कहीं सही में दवाई अंदर शरीर में गया है कि नहीं गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल एडवांसमेंट होने की वजह से सब चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो क्वालिटी लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइवर्स जो बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, हमारा सबसे बड़ा ब्रेस्ट कैंसर का सपोर्ट ग्रुप जो रहता है वो इतना बड़ा है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको बीमारी हुई है, जिन्होंने उस चीज़ को उससे बाहर आए हैं। आज के टाइम में मैराथन रनर्स हैं, स्कूल में बच्चे हमारे कुछ पढ़ते हैं, एक ने तभी 12th में टॉप भी किया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये बताती है कि बीमारी थोड़े दिन का फेस है, उसका इलाज थोड़े दिन का फेस है, उसके बाद आपको खुद बाहर आना है। मतलब आपको कैंसर भी आपकी लाइफ को कंस्ट्रेन नहीं कर सकता। आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, और आजकल बहुत एडवांसमेंट है, बहुत अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं, और काफ़ी कुछ बहुत अफोर्डेबल भी हो रहा है, एज यू टोल्ड अस। तो सर आपने हमको बहुत कुछ बताया। इसके अलावा जाते जाते अगर आप अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को कुछ भी बताना चाहें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, या कोई भी चीज़ जो आपकी क्लोज टू योर हार्ट है। सो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि कैंसर इज प्रिवेंटेबल। सो कुछ कैंसर प्रिवेंटेबल है, जैसे टोबैको रिलेटेड, क्योंकि आप स्मोकिंग रिलेटेड, जैसे हेपेटाइटिस बी का जिसने वैक्सीन लिया, सर्वाइकल कैंसर में जिसमें रहता है, ये प्रिवेंटेबल है। बट ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट प्रिवेंटेबल। ओके, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा है जो किसी को भी हो सकता है। ओनली थिंग विच मैटर्स हियर इज, जो हमारे लिए और सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस। आप जितना जल्दी आओगे, आप जितना जल्दी अपना गांठ जल्दी चेक करोगे, उतने चांसेस हैं आपके पूरे ठीक होने के। सो अर्ली डायग्नोसिस मेक्स अ ट्रीटमेंट। आज के टाइम में ऐसा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, बाहर के देशों में अवेयरनेस होने की वजह से मैमोग्राफी रेगुलरली 40-45 ईयर्स के बाद होने के बाद, आज के टाइम में वहाँ 50% पेशेंट होते हैं जिनका ब्रेस्ट कैंसर की गांठ 2 सेंटीमीटर के नीचे होती है। ओके। हमारे देश में क्योंकि थोड़ा जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, पर आज भी 70% लोग 5 सेंटीमीटर के ऊपर की गांठ लेके आते हैं। अच्छा, जो थोड़ा स्टेज वाइज तीसरे में चल, एक गैप है जो हमको फिल करना है, अर्ली डिटेक्ट करना। सो ये जो चीज़ है, अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हैं हम बर्थडे गिफ्ट देना, किसी को अपनी मदर को या सिस्टर को या आंटी को या किसी को बर्थडे गिफ्ट देना, तो एक मैमोग्राफी जरूर कराइए। अच्छा, वो एक बेसिक एक गिफ्ट रहता है जो एक फैमिली में एटलीस्ट मदर का, जो आपकी बहन हो या आंटी हो जिनकी 40 साल के ऊपर, उनको एक गिफ्ट के तौर पे आप मैमोग्राफी का प्रोविजन कर दीजिए। क्योंकि एक नॉर्मल छोटे हॉस्पिटल में भी आपका मैमोग्राफी 1000 रुपये के अंदर हो जाता है। सो इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, और बहुत जगह कैंप भी लगते हैं जहाँ फ्री में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमने बहुत कुछ सीखा, एंड we are so happy and we are so kind of overwhelmed that आपने हमको इतना सारा समय दिया. It was such a pleasure talking to you, Tejinder. So thank you so much. Thank you.